नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान दर्शन में। जी हाँ, सफलता का आपने किया विचार और विचार को हमने किया साकार, और उस विचार को साकार करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हम आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स की एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो एग्ज़ाम है जो अभी मध्य प्रदेश का काफ़ी चर्चा में एग्ज़ाम है, वो है मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम। काफ़ी सारी वैकेंसियाँ मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम में आई हुई हैं। पटवारी के साथ साथ और भी इसमें पोस्टें हैं, जैसे कि आपके एडीपीओ की पोस्ट है, और भी वर्ग 2 वर्ग 3 की पोस्टें हैं। तो उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जिस सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ने वाले हैं वो है हिंदी। तो दोस्तों, हिंदी पढ़ाऊंगा आपको मैं ऋषि सर आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। जी हाँ, हिंदी का पूरा सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का पटवारी परीक्षा में पिछले जो एग्जाम्स जो हुए हैं उन्हीं के आधार पर हम क्या करने वाले हैं, हिंदी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और ये मान लीजिए एक तरह की आपके साथ एक जंग है। किस तरह की जंग है? क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम निकालना ही है। अब आपको निकालना है क्योंकि काफ़ी समय से वैकेंसियां नहीं आ रही थी और आपके सामने वैकेंसियों की भरमार है। तो ये अवसर है आपके पास, ये एक मौका मिला है। इस मौके को आप पक्का से पक्का आप अपने कन्वर्ट कीजिए, आप तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए और नौकरी को पा लीजिए। इसमें साथ देंगे हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज हिंदी का पूरा के पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से हिंदी पढ़ा रहा हूँ और कई सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई भी किए हैं, जिसकी लिस्ट आपके सामने छोटा सा अपना अचीवमेंट है। और उन्हीं का अनुभव आपके साथ साझा भी करूंगा, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आती हैं हमको एग्जाम देते समय, तैयारी करते समय। हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, एक दिन में कितनी तैयारी करनी चाहिए, एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये हम सब डिस्कस करेंगे आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान दर्शन में। तो शुरू करते हैं। आज हम पहली क्लास है, हम आज सिर्फ और सिर्फ हिंदी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। वो भी वो सिलेबस रहेगा जो जो कायम आया हुआ है, जो पटवारी के लिए जरूरी है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर और भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मध्य प्रदेश का जो अच्छा खासा एग्जाम है, 1 डे एग्जाम जो होते हैं आपके, मध्य प्रदेश का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, जिसके अंदर 70 नंबर की हिंदी आती है। तो उसका सिलेबस अलग होगा, मध्य प्रदेश पटवारी का सिलेबस अलग होगा, जेल प्रहरी का सिलेबस अलग होगा। मतलब पटवारी और जेल प्रहरी का सिलेबस लगभग एक जैसा हो सकता है, लेकिन हाँ, क्योंकि 70 नंबर और 25 नंबर और 20 नंबर इनमें अंतर होता है। तो उन्हीं को हम आपके साथ क्या बोल सकते हैं, इसको स्मार्ट स्टडी। हम क्या बोल सकते हैं इसको, स्मार्ट स्टडी, क्योंकि हमको जितना आने वाला है हम उतना ही पढ़ें। हमारे पास समय भी कम है और हम इस समय का सदुपयोग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हिंदी का पूरा सिलेबस आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आइए, सबसे पहला हिंदी का जो टॉपिक है वो होता है वर्णमाला। दोस्तों, क्या होता है? वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले देखिए, वर्णमाला के मैं बताऊं आपको, तो वर्णमाला के 1 से 2 प्रश्न आपके आने वाले हैं। वर्णमाला से आपके एग्जाम में कितने? 1 से 2 प्रश्न आएंगे। अब जैसे वर्णमाला ऐसा लगता है कि बहुत इजी होती है। कई बच्चों का मैंने, जब हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है या ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं, तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ, हिंदी में वर्णमाला ही तो है। लेकिन वर्णमाला सिर्फ वर्णमाला नहीं होती है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज का आधार ही सब कुछ होता है, और हिंदी का आधार ही वर्णमाला है दोस्तों। तो वर्णमाला से 1 से 2 प्रश्न आएंगे। किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं ये, क्योंकि वर्णमाला अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो वर्णमाला देखेंगे अपन। वर्णमाला के अंदर अपन क्या क्या पढ़ लेते हैं? अपन वर्णों के विषय में पढ़ते हैं, वर्णों के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। इसके बाद वर्णमाला में वर्ण, कितने प्रकार के वर्ण आपने देखा होगा। एक स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, स्वरों के प्रकार पूछेंगे आपसे। स्वरों के प्रकार, कई प्रकार से अपन स्वरों को पढ़ते हैं। व्यंजन के प्रकार पूछते हैं, स्वरों की संख्या पूछते हैं। क्या पूछते हैं? स्वरों की संख्या पूछते हैं, व्यंजन की संख्या पूछते हैं। बताइए मूल व्यंजन कितने हैं? मूल व्यंजन कितने हैं? 33। वर्णमाला के अंदर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? और भी आगे देखेंगे तो सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, या फिर हम देखेंगे अलग अलग आधार पर स्वर। कामता प्रसाद गुरु के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर, मुख प्रयत्न के आधार पर, है ना, और जीवा के आधार पर, जाति के आधार पर, ये हम स्वर पढ़ने वाले हैं। व्यंजन देखें तो अपन व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे। तो
व्यंजन, मूल व्यंजन 33 होते हैं। उसके बाद अन्य व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे अपन। अन्य व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन आ जाते हैं, कंपन्न के आधार पर व्यंजन आते हैं, जैसे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन आते हैं। तो ये हम काय के पढ़ेंगे, व्यंजन के अंदर पढ़ेंगे। तो 1 से 2 प्रश्न वर्णमाला से आएंगे, और ये मान लीजिए आप, अगर आपने वर्णमाला, क्योंकि अपन आगे चल के वर्णमाला से शुरुआत करने वाले हैं, तो यदि आपने वर्णमाला पढ़ ली तो आपका 2 नंबर तो यहाँ से पक्के हो जाएंगे। 100% आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। वर्णमाला के बाद आता है टॉपिक संधि। दोस्तों संधि से भी यहाँ पे कितने प्रश्न आने वाले हैं? संधि से भी आपके पास आने वाले हैं 1 से 2 प्रश्न। कितने दोस्तों? 1 से 2 प्रश्न संधि से आने वाले हैं। अब संधि से भी क्या प्रश्न आएंगे? होता कुछ नहीं है, आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, ये सब पढ़ा हुआ है आपने। हमको सिर्फ क्या करना है, उसको अच्छे से और अध्ययन करना है। मैं आपके साथ हूँ, तो ये समझ लीजिए संधि, समास, ये सब चीज़ आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। संधि, जैसे संधि अपन देखते हैं, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के तो प्रकार होते नहीं है, इसमें नियम काम करते हैं। विसर्ग संधि जो कि संस्कृत की संधि है, हिंदी में भी पढ़ते हैं, तो ये कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। तो इसके भी हम अच्छे से पूरी तरह से इसको अध्ययन करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है वो है समास। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं क्या? अगला टॉपिक, उसके बाद समास पढ़ेंगे। समास से भी 1 से 2 प्रश्न आने वाले हैं। ये सारे मैंने वही टॉपिक लिए हैं जो अपन ने एग्जाम, पटवारी के एग्जाम में आने वाले हैं। ये वही टॉपिक है, समास। तो समास से क्या ही प्रश्न पूछ सकते हैं वो? समास कितने प्रकार के होते हैं, है ना? कोई एग्जाम्पल देंगे या कोई उदाहरण देंगे, आपको बताइए इस शब्द में कौन सा समास, जैसे मान लेता हूं, बोलता हूं मैं, बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास है। जैसे मैंने पूछा, बताइए लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तो आप बताएंगे कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। तो इस प्रकार से हम समास पढ़ने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है वो है शब्द विचार। दोस्तों शब्द विचार, क्योंकि हम इसमें शब्दों के विषय में पढ़ने वाले हैं। एक वर्ण विचार होता है, वर्णों में वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के विषय में पढ़ते हैं। यहाँ पे शब्द विचार के विषय पर बारे में बात करेंगे। तो शब्द विचार अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इसके अंदर बहुत सारे शब्द पढ़ते हैं हम। मतलब मान लीजिए अगर हम इसको पढ़ने बैठे तो बहुत समय लग जाता है। जैसे मान लीजिए शब्द विचार में पहले तो हम यही पता करेंगे कि शब्द कहते किसे हैं, किसे शब्द कैसे कहते किसे हैं। हम इसको शब्द विचार में अच्छे से, एक अच्छे अपना टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं बात करूं यदि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह। किसको कहते हैं बच्चों? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक। ये शब्द को विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे क, यहाँ पे लिखा है म, यहाँ पे लिखा है ल। ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये भी वर्ण है। इन तीनों को मिलाया तो ये बन गया क्या? कमल। तो कमल से जैसे ही हमने देखा कि ये वर्ण है और वर्णों का एक समूह बना है, लेकिन कैसा है, इसका अर्थ भी निकल रहा है। तो ये शब्द हो सकता है। लेकिन मैं लिख दूं यहाँ पे मकल, भाई ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, और ये वही वर्ण है जो इस शब्द में प्रयोग किए गए, लेकिन ये शब्द नहीं है, लेकिन ये शब्द है। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसी तरह से और अच्छे से मैं आपको और डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। जैसे हम शब्दों के विषय में और बात करूं तो शब्द के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? शब्दों के प्रकारों में पढ़ेंगे। शब्दों के प्रकार में हम सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं भाई? 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, उन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। इस प्रकार से तो अब ये अपने आप में, देखिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़ा लेक्चर होता है शब्द विचार का, या बहुत बड़ा टॉपिक होता है। जैसे तत्सम के बारे में, तत्सम शब्द अपने आप में, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। उसके बाद ये तो आपके उत्पत्ति के आधार पे मैं बात करूं, व्युत्पत्ति के आधार पे। व्युत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार के: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। कितने? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर पढ़ते हैं अपन अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे 2 प्रकार के, एक सार्थक और एक निरर्थक।
फिर पढ़ते हैं अपन प्रयोग के आधार। प्रयोग के आधार पे दो प्रकार के, एक विकारी और एक अविकारी। कौन से? प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार के? एक होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी। अच्छा, ये बताने का उद्देश्य ये है कि मैं बताना चाह रहा हूं आपको इस शब्द विचार के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनके अंदर लिंग वचन काल व कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द, और जिनमें लिंग वचन काल व कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं हो पाता वो अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द ही 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कितने होते हैं विकारी शब्द? 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा अपने आप में एक टॉपिक है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये अपने आप में एक एक टॉपिक है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं अपन। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, जिनके अंदर लिंग वचन काल व कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण। कौन सा? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, इसमें आदि बोधक। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हो गया, अविकारी शब्द भी अपन को पढ़ने हैं और विकारी शब्द भी पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं, इस शब्द विचार के अंतर्गत हमको इतना कुछ पढ़ना है। भाषा। देखो बच्चों, भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। भाषा के अंदर अपन भाषा पढ़ते हैं, बोलियां पढ़ते हैं, विभाषा पढ़ते हैं और भाषा का इतिहास पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भाषा का, एक सेकंड, भाषा का इतिहास भी पढ़ते हैं हम। भाषा का इतिहास पढ़ते हैं तो भाषा को खुद ही 3 भागों में बांटा गया है ना। भाषा को एक प्राचीन कालीन भाषा, एक मध्यकालीन भाषा और एक आधुनिक कालीन भाषा। प्राचीन कालीन भाषा में हम पढ़ते हैं क्या होता है, संस्कृत आती है, मध्यकालीन में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आती है और आधुनिक हिंदी में हिंदी आती है। भाषा, भाषा के भी प्रकार होते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः भाषा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भैया? तो एक सांकेतिक होती है या उसको आंगिक भी कहते हैं, एक मौखिक होती है और एक लिखित होती है। तो ये भाषा के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है रस, है ना। मैंने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ से कितने कितने प्रश्न आने वाले हैं। जैसे कि शब्द विचार से भी आपके पास 1 से 2 प्रश्न आने वाले हैं। शब्द विचार से भी कितने? 1 से 2। भाषा से भी एक, मुश्किल से 1 प्रश्न या 2 प्रश्न, है ना। एक ही आएगा वैसे तो, जैसा पिछले एग्जाम के रहे हैं। रस से, रस भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है हिंदी के अंदर। यदि आप रस नहीं पढ़ा तो फिर क्या ही पढ़ा। तो रस के विषय में पढ़ेंगे अपन, रस किसे कहते हैं, है ना। रस के विषय में पढ़ेंगे अपन, रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, कौन से जो साहित्यकार हैं या कौन से आचार्य हैं उन्होंने रस को, मतलब रस को साहित्य की आत्मा कहा है या भाषा की आत्मा कहा है। रस, रस किसे कहते हैं, रस के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो रस पढ़ेंगे अपन। जैसे कि मान लीजिए रस होते हैं, 10 होते हैं, कोई 9 बोलता है, कोई 10 बोलता है, कोई 11 बोलता है। तो रस के विषय में पढ़ने वाले, और रस से प्रश्न आने वाले हैं आपके 1 से 2। मैं बोल रहा हूँ 2 नहीं आएंगे, ये 1 ही आएगा। कितने आएगा? 1 ही आएगा। मैंने जो भी सेट पेपर देखे हैं, मैंने पिछले कम से कम 2, एक पटवारी का एग्जाम हुआ 2017 के आसपास और एक हुआ था उससे पहले 2013-14 में। तो 2 एग्जाम हुए थे पटवारी के। तो 2017 को अपन ज्यादा मान रहे हैं क्योंकि 2017 का ऑनलाइन का पेपर था और इस बार भी आपका ऑनलाइन का पेपर होने वाला है। तो यहाँ से 1 ही प्रश्न आएगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं, छंद। यहां से भी कितना प्रश्न आने वाला है आपका? 1 प्रश्न आने वाला है, मैं आपको बता देता हूं। और एक और टॉपिक है अलंकार। रस, छंद और अलंकार कौन कौन से? एक है आपका कौन सा? रस, छंद और अलंकार। रस, छंद और अलंकार। मान लीजिए मैं अभी तक जो मैंने देखे हैं सारे पेपर, इन तीनों में से 2 प्रश्न आए हुए हैं। कितने प्रश्न आए हैं? 2 प्रश्न आए हैं। या तो उसने पूछ लिए भाई रस छंद से, या उसने पूछ लिए छंद रस से, या पूछ लिए रस और अलंकार से, सॉरी रस छंद से या छंद अलंकार से, या रस और अलंकार से पूछ लिए। या फिर हो सकता है उसने रस से ही 2 पूछ लिए, या फिर छंद से ही 2 पूछ लिए, या अलंकार से 2 पूछ लिए। मतलब ये 3 रस, छंद, अलंकार, इन 3 में से कोई 2 प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका वर्तनी शुद्धिकरण। दोस्तों, बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि उनको हिंदी में हिंदी लिखना आती है, हिंदी लिखना आती है।
मैंने कई बच्चों से पूछा बताइए, सबसे पहले मैं शुरुआती इससे करता हूँ, आप तो मुझे क्या कुछ शब्द लिख के बताइए, और सबसे पहला जो शब्द मैं देता हूँ बच्चों को लिखने के लिए वो बोलता हूँ उज्ज्वल। क्या बोलता हूँ? उज्ज्वल। जैसे आप लोग भी अभी हैं ऑनलाइन पे, तो सबसे पहले ये शब्द मेरे लिखने से पहले आप लोग लिख के देख लीजिएगा कि उज्ज्वल शब्द कैसे लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस शब्द है, वो एक हर लगभग सब एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। कौन सा शब्द? उज्ज्वल। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, उज्ज्वल। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। ये दो शब्द हैं, सबसे ज्यादा लोग इसको ऐसा लिखते हैं, और जो कि गलत होता है। होता क्या है, सही शब्द ये होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शब्द जो निर्माण हुए हैं, जो नए शब्द बने हैं, इन शब्दों को निर्माण करने के मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार से हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, जिनमें से एक है आपका संधि, एक है आपका समास, एक है आपका उपसर्ग, और एक है आपका प्रत्यय। ये चार प्रकार होते हैं शब्द निर्माण के। तो ये शब्द भी इन चार में से किसी एक प्रकार से बनाए। ये शब्द बनाए दो शब्दों से मिलके, एक उत्तधन ज्वल। उत्तधन ज्वल, ये है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण। किसका? व्यंजन संधि का उदाहरण। देखिएगा, ये व्यंजन संधि ऐसा कहती है क्योंकि उसके नियम काम करते हैं। उसका नियम ये कह रहा है, यदि त द के बाद क्या आ जाए, ज आ जाए, तो ये त द ज में परिवर्तित हो जाता है। तो संधि को मैंने संज्ञा दे के रखी है। वो संज्ञा है, संधि को पहले तोड़ो, फिर मोड़ो, फिर जोड़ो। तो संधि को पहले तोड़ा, संधि को पहले तोड़ा, फिर हमने उसको मोड़ा, यहां से ये मोड़ा। अब हम इसको जोड़ देंगे, जैसे जैसे ये लिखा है ऊ, ऐसे कैसे, ये आधा जा, और ये भी आधा जा, और ये वाह, और ये ला। उज्ज्वल। तो ये शब्द निर्माण ऐसे हुआ है। कुछ लोग आशीर्वाद नहीं लिख पाते हैं। क्या नहीं लिख पाते हैं? आशीर्वाद। इस प्रकार से आशीर्वाद लिखते हैं। तो यदि आप आशीर्वाद चाहते हैं कि कृपा बनी रहे, तो आप आशीर्वाद लिखना सीख लीजिए दोस्तों। कैसे लिखाएगा? आशीर्वाद। ये होती है राकी रेफ, इसको बोलते हैं राकी रेफ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राकी रेफ कहते हैं। राकी रेफ की खास बात ये होती है, इसका उच्चारण पहले होता है और ये लगती आगे वाले वर्ण पे है। जब भी इसका उच्चारण होगा, उसके अगले वाले वर्ण पे इसको लगा दिया जाता है। जैसे लिखा ना आशी, अब बोला र, फिर वाद, तो ये र को क्या करा हमने? इस वा पे लगा दिया, आशीर्वाद। जैसे लिखते हैं ना अपन, क्या लिखा है? कीर्ति। तो कीर्ति, तो ये जैसे ही हमने र बोला तो उसके आगे वाले वर्ण पे इसको लगा दिया, कीर्ति। तो ये आपका कौन सा? वर्तनी शुद्धिकरण। बहुत सारे शब्द हैं जो आपको बहुत समस्या देने वाले हैं, लेकिन हम शब्दों के विषय में भी पढ़ने वाले हैं। याद रखना, वर्तनी शुद्धिकरण अपने आप में एक अच्छा और नंबर देने वाला टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, देखिएगा, यहां तक जो कहानी हुई, यहां तक भी नहीं, यहां तक अलंकार तक। अलंकार तक हमने देखा कि हिंदी हमने पढ़ी, हिंदी के अंदर जो व्याकरण वाला पार्ट होता है वो अलंकार तक आया है। कहां तक आया है? अलंकार तक। अब इसके बाद जो, जैसे अलंकार के बाद क्या आया? वर्तनी शुद्धिकरण। तो वर्तनी शुद्धिकरण भी शब्दावली के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें शब्द पूछे जाते हैं। इसके बाद सारे जो टॉपिक आने वाले हैं आप देखोगे वो क्या क्या आने वाले हैं? शब्दावली से, शब्दावली से। तो हमको, हम नहीं पढ़ते हैं शब्दावली, हम छोड़ देते हैं, यार शब्दावली कौन पढ़ेगा, उसको रटते हैं, रट नहीं पाते हैं। हमको चीजों को समझना पड़ेगा, हिंदी को समझना पड़ेगा। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है भाई, इसको समझो, सीखो, इसको बोलो। हिंदी, हिंदुस्तान में रहना है, हिंदी हमको बोलना चाहिए, और गर्व भी करना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में हिंदी चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी शुद्धिकरण क्लियर है। अब देखिएगा, विलोम शब्द। विलोम शब्द से आपके पास आने वाले हैं एक से दो प्रश्न। कितने? एक से दो प्रश्न आने वाले हैं विलोम शब्द से। विलोम शब्द, विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा। जैसे मैंने आपको बताया था शब्द विचार, क्या बताया था आपको मैंने? शब्द विचार बताया था।
शब्द विचार जो बताया था ना, तो मैंने शब्द विचार के अंतर्गत बताया था कि शब्दों को अलग अलग आधार पर पढ़ते हैं। मैंने बताया था काय के आधार पे, एक अर्थ के आधार पे, काय के आधार पर, अर्थ के आधार पर पढ़ा था। तो अर्थ के आधार पर होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं कौन से, सार्थक, और एक होते हैं निरर्थक। एक होते हैं सार्थक शब्द, एक होते हैं निरर्थक शब्द। अब ये निरर्थक शब्द तो हम देख लेंगे, जिनका कोई अर्थ नहीं होता वही निरर्थक शब्द होते हैं। लेकिन मैं सार्थक शब्दों की बात करता हूं, तो सार्थक शब्द होते हैं कितने प्रकार के, चार प्रकार के। एक होते हैं एकार्थी, ये कौन से होते हैं, एकार्थी। एक होते हैं अनेकार्थी, एक होते हैं विपरीतार्थी, विपरीतार्थी शब्द, और एक होते हैं समानार्थी। चार होते हैं सार्थक शब्द। कितने होते हैं, चार होते हैं, एक, दो, तीन और चार। एकार्थी शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द। वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, शब्द एक उसके अर्थ अनेक निकलते हैं, वो अनेकार्थी। विपरीतार्थी मतलब होते हैं उल्टे, विपरीत अर्थ रहने वाले, अर्थात विलोम शब्द की बात कर रहे हैं। इसकी विलोम शब्द की बात कर रहे हैं, तो विलोम शब्द से प्रश्न आएंगे आपके एक से दो। तो यहीं पे क्या होता है, विपरीतार्थी। और फिर अगला टॉपिक अपना जो आने वाला है, समानार्थी। समानार्थी का अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द। कौन से शब्द, पर्यायवाची, मतलब जिस शब्द लिखा हमने वही क्या है, वही दूसरा शब्द ही वही होगा। जैसे मान लो लिखा है हमने क्या, सूर्य, तो सूर्य को अपन क्या बोल सकते हैं, सूरज भी कह सकते हैं। सूर्य को अपन क्या कह सकते हैं, दिनकर भी कह सकते हैं। सूर्य को हम क्या कह सकते हैं, सूर्य को भानु भी कह सकते हैं। सूर्य को कह सकते हैं अपन भास्कर भी कह सकते हैं। सूर्य को हम रवि भी कह सकते हैं। सूर्य को और बहुत सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। ये सब, या भानु कह लो, या भास्कर कह लो, रवि कह लो, सूरज कह लो, दिनकर कह लो, सब एक ही बात है। तो ये होते हैं कौन से शब्द, आपके पर्यायवाची शब्द। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो विलोम शब्द से एक से दो प्रश्न। अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची से भी आपका कितने प्रश्न, एक से दो प्रश्न आने वाले। एक से दो प्रश्न पर्यायवाची, अभी बता दिया मैंने पर्यायवाची कैसे कहते हैं। पर्यायवाची ही क्या कहलाता है, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। ठीक है, अगला टॉपिक देखिएगा। अगला टॉपिक है आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियां, यहां से भी प्रश्न आते हैं। मुहावरे किसे कहते हैं, लोकोक्तियां किसे कहते हैं, है ना। बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारे लोकोक्तियां आपने सुनी होगी, है ना। हम जब पढ़ेंगे ना मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तो हम उनकी बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे कि ये मुहावरा बना कैसे, ये लोकोक्तियां बनी कैसे। ठीक है, तो ये मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे के विषय में पढ़ेंगे और लोकोक्ति के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न कितने आएंगे आपके, यहाँ से भी आपके एक एक प्रश्न मान लीजिए आपका, या दो प्रश्न, एक से दो प्रश्न यहाँ से भी आने वाले मुहावरे एवं लोकोक्तियों से। अगला, अगला है शब्द युग्म। अगला टॉपिक कौन सा है, शब्द युग्म है। शब्द युग्म मतलब शब्द और युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, मतलब शब्द का जोड़ा होगा। यहां पे क्या होगा, शब्द युग्म मतलब शब्द का जोड़ा। इसको अपन बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है अपन ने दिन रात, माफ कीजिएगा, दिन रात, दिन रात पूछा गया, बताइए ये इसमें कौन सा शब्द युग्म है। शब्द का जोड़ा है, ये साथ चलेगा हमेशा, दिन रात। बताइए इसमें कौन सा शब्द युग्म है, वो बोलेगा आपसे। ऑप्शन दे देगा आपको, विपरीतार्थक शब्द युग्म, या फिर आपका सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, या पर्यायवाची या समानार्थी शब्द युग्म। तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, इसने क्या पूछ लिया, विपरीतार्थक, मतलब दिन का उल्टा रात, या विलोम शब्द एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत है, इसलिए शब्द युग्म कौन सा है, विपरीतार्थक शब्द युग्म है। इसी प्रकार से आता है, मान लीजिए लिखा है चाय वाय, बताइए कौन सा शब्द युग्म है, विपरीतार्थक शब्द युग्म, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, पर समानार्थक शब्द युग्म। तो कौन सा दिख रहा है आपको, चाय वाय। इस चाय का तो अर्थ है, लेकिन इस वाय का कोई अर्थ नहीं। ये कौन सा शब्द युग्म हो गया, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म हो गया। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द। अनेक शब्दों के
एक शब्द। तो ये जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे शब्द होते हैं, मान लीजिए मतलब सुबह, अनेक शब्दों के एक शब्द आपको पता होगा, बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। तो अनेक शब्दों के एक शब्द, ये भी शब्दावली में से है और इसमें से प्रश्न आने वाले हैं आपके पास भी। कितने? एक से दो प्रश्न आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? एक से दो प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों ये कितने टॉपिक हो गए आपके? 14 टॉपिक। ये 14 टॉपिक ही आपके पास आने वाले हैं। इस 14 टॉपिक में से पिछले पटवारी के एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमको इन 14 टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहले ये 14 टॉपिक हमको कवर होना चाहिए। उसके बाद जो बचते हैं, जैसे साहित्य बच जाता है, यदि आपका ये कंप्लीट हो जाए, ये आप समझ लो कि हाँ यहाँ से अब प्रश्न गलत नहीं होगा, तो फिर आप आगे बढ़ जाइएगा और उसके बाद आप डिटेल में उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन पहले हमको प्राथमिक तौर पर क्या पढ़ना पड़ेगा? ये 14 टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं। तो यकीन मानिए, ये 14 टॉपिक यदि आपने पढ़ लिए और एग्जाम पिछले एग्जाम की तरह ही रहा, क्योंकि पटवारी का एग्जाम था, वो पिछले एग्जाम की तरह रहा, तो यकीन मानिए आपके 25 या 20 में से पूरे के पूरे 25 नंबर आने वाले हैं। 25 में से पूरे 25 नंबर आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आपको ये समझ में आया होगा। और आगे हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं हिंदी की, और हिंदी की शुरुआत हो जाएगी अपनी वर्णमाला से। तो अगले टॉपिक में हम वर्णमाला पढ़ेंगे और मैं बहुत जल्द जल्द आपको हमारे चैनल पे, जो कि ज्ञान दर्शन है, वहाँ पे आपको सारे के सारे टॉपिक आप तक पहुँचा दूंगा बहुत जल्द, क्योंकि आपका एग्जाम भी जल्दी, आपको पढ़ाई भी जल्दी करनी है, और अकेला हिंदी ही नहीं, और भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के और वीडियोस और आपके जो जीवन को निखार दे, जो संवार दे, वो सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। ऐसा ऐसा पढ़ाई आपको मिलेगी, ऐसे आपको टीचर मिलेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, और अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।